हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्म डीबीएम चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आप अपने बीफार्म सेमेस्टर एग्ज़ाम को बहुत आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। अगर आपने पूरे सेमेस्टर सही से पढ़ाई नहीं किया है या फिर आपको पासिंग मार्क्स स्कोर करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस होता है या फिर आप आंसर को सही से याद नहीं कर पाते, सो डोंट वरी गाइस, आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। आपको मैं ऐसे 3 स्टेप्स बताए हैं इस वीडियो में जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपने बीफार्म के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लोगे। जैसा कि गाइज हमें पता है, हमें बीफार्म के सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास होने के लिए 100 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। ये जो 100 मार्क्स है ये डिवाइड होता है दो पार्ट में, 75 एंड 25। ये जो 75 मार्क्स है ये तो हमारा थ्योरी पेपर होता है और ये जो 25 मार्क्स है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेशनल्स, असाइनमेंट एंड डिसिप्लिन। हमारा जो सेशनल्स का मार्क्स होता है वो इसमें ऐड होता है और हम जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं अपने क्लास में उसका मार्क्स इसमें ऐड होता है और हमारा डिसिप्लिन कैसा है हमारे क्लास में उसका मार्क्स भी इसमें ऐड होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 75 और 25 दोनों मिलाकर के 100 मार्क्स होते हैं टोटल। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि हमें पासिंग मार्क्स स्कोर करने के लिए अपने थ्योरी पेपर में मिनिमम कितना मार्क्स स्कोर करना है। इसको समझाने के लिए मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है। उसने हर असाइनमेंट टाइम पर सबमिट कर दिया है और उसके सेशनल्स में भी ठीक ठाक नंबर है। तो इस स्टूडेंट को पास होने के लिए मिनिमम अपने थ्योरी पेपर में 35 या फिर 40 मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 75। मैंने मिनिमम मार्क्स 35 या फिर 40 इसलिए बोला क्योंकि पासिंग मार्क्स स्कोर करने के लिए इस स्टूडेंट को 50 मार्क्स चाहिए। तो अगर ये थ्योरी पेपर में 35 या फिर 40 स्कोर कर लेता है, बाकी का जो मार्क्स बचेगा 50 होने में वो इसका सेशनल्स और असाइनमेंट के थ्रू मिल जाएगा इसको, तो ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। मतलब अगर हम अपने थ्योरी पेपर में 35 से 40 मार्क्स ले आते हैं और हमारा सेशनल्स और असाइनमेंट सारा सही है, हमारा सेशनल्स में मार्क ठीक ठाक है, हमने अपना असाइनमेंट भी सही टाइम पर सबमिट कर दिया है, तो हम ईजिली पास हो सकते हैं। इस स्टूडेंट को अगर 40 मार्क्स अपने थ्योरी पेपर में लाना है तो इसको तो कम से कम 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना चाहिए, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आना चाहिए और 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आना चाहिए। अगर ये इतना क्वेश्चन को सही से अपने पेपर पे लिख के आया उसका आंसर, तो इसको 40 मार्क्स मिल जाएगा और ये पास हो जाएगा। लेट सपोज कल आपका एग्जाम है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको कल पे एग्जाम में पासिंग मार्क्स स्कोर करना है। तो अब आपका कल एग्जाम है तो आज आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। आज जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आप सिलेबस खोलोगे अपना। आप जब सिलेबस खोलोगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक पढूं कौन सा टॉपिक छोड़ूं, क्योंकि हम आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा सिलेबस कवर कर लो एक दिन में। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे कौन सा टॉपिक पढूं कौन सा टॉपिक छोड़ूं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करूं कौन सा स्किप करूं। ऐसे में क्या होता है कि आप जैसे तैसे प्रिपरेशन करोगे एक दिन में और जब आप नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आप एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलोगे तो आपको फील होगा कि मैं इससे बेटर परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि आपने सही से तो प्रिपेयर किया ही नहीं, पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ा और कल का दिन भी आप सही से नहीं पढ़ पाए क्योंकि आपको समझ भी नहीं आया क्या पढ़ना था। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट सपोज आपका कल एग्ज़ाम है और मैं आपको सेम वही 10 क्वेश्चन दे दूंगा जो कि आपके कल एग्ज़ाम में आएगा। जो 10 क्वेश्चंस रहेगा उसमें से 10 मार्क्स के 1 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ये मैं आपको दे दूंगा और बोलूँगा कि कल आपका एग्ज़ाम है, आप इसको अच्छा से पढ़ लेना। तब आप क्या करोगे, अब आपको अगर पास होना है कल, आपके पास एक दिन ही टाइम है, आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को याद करोगे ना। अब अगर आपके पास दिन भर टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से याद कर सकते हो। जैसे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको आप याद करने में चलो मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगा, और जो 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा उसको आप याद करने में 2 घंटा लगाए, और 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है उसको आपको याद करने में चलो 1 घंटा लग गया। देखा जाए तो एक दिन में आप आराम से प्रिपेयर कर लिए ये 10 क्वेश्चन। अब जब आप नेक्स्ट एग्जाम देने जाओगे तो आपको 100% चांस है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये वही 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया जो कि मैं आपको एक दिन पहले दिया था। आप भी इसी तरह अपने एग्ज़ाम में एक दिन पहले भी पढ़ करके पास हो सकते हो। बस आपको 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगा, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अपने सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लेना है।
आप जिस भी सेमेस्टर में हो आप उस सेमेस्टर का सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लीजिए। उसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है आप उस सब्जेक्ट का 3 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अरेंज कर लो। और फिर अगर आपके क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है तो आप उसको भी नोट डाउन कर लो। नाउ अंडरलाइन द आस्क्ड टॉपिक्स। इसका ये मतलब हुआ कि आपको उन टॉपिक्स को अंडरलाइन करते जाना है जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो आप इनमें से ये एनालाइज करोगे कि कुछ टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप अंडरलाइन करते जाओगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाईलाइट द रिपीटेटिव क्वेश्चंस। फिर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनसे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर दोगे। इतना कुछ करने के बाद आप लास्ट में देखना कि हर यूनिट से 2 या 3 ही ऐसे टॉपिक्स है कि जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पास करना है तो आपके लिए सबसे इजी यही होगा कि आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, तो ज़्यादा चांस यही है कि आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लोगे तो इनसे आपका पास होने का चांस 99% बढ़ जाएगा। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर कर लो, इससे आपका पास होने का चांस 99% बढ़ जाएगा। नाउ स्टेप 2, मेक योर ओन नोट्स। आपको अपना नोट्स खुद बनाना है। जब आप खुद से लिखकर अपना नोट्स बनाते हो ना तो उससे 2 फायदा होता है। सबसे पहले तो ये फायदा होता है कि आपको आंसर जल्दी याद होते हैं, क्योंकि जब आप नोट्स को लिखते हो तो लिखते लिखते ही आपको आंसर आधा आधा याद हो जाता है। और दूसरा ये फायदा होता है कि आप जल्दी भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते देते आंसर्स बीच में भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या था याद ही नहीं आ रहा। जब आप खुद से अपना आंसर को लिखते हो ना, लिख लिख करके याद करते हो ना, तो उससे आप जल्दी भूलते नहीं हो इतना। इसलिए बोला जाता है ना कि खुद का नोट्स बनाओ। अपने दोस्त का नोट्स को प्रिंट आउट करके या फिर किसी के नोट्स को प्रिंट आउट करके मत पढ़ो, आप खुद का नोट्स बनाओ। खुद का नोट्स बनाने में क्या होता है ना कि बनाते बनाते ही आपको लगभग 50% आंसर याद हो जाएगा। नाउ स्टेप 3, यूज निमोनिक्स और शॉर्ट कोड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स ऐसा होता है कि हम उसको याद करते हैं तो उसको बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, या फिर उसको याद करने का कोशिश भी करते हैं तो वो जल्दी याद ही नहीं होता है। तो ऐसे हार्ड आंसर्स को आसान बनाने के लिए हम निमोनिक्स या फिर शॉर्ट कोड्स का यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का। तो इस टॉपिक में क्या होता है ना, 3 पार्ट होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर इस टॉपिक को याद करने में मुझे डिफ़िकल्टी हो रहा है और मुझे इसका शॉर्ट कोड बनाना है, तो शॉर्ट कोड बनाने का सबसे आसान तरीका होता है जो फर्स्ट लेटर है आपका आंसर्स का, आप उसका कुछ कोड बना लो। जैसे कि यहाँ पास मैंने एक कोड बनाया है ABC। ये A रिप्रेजेंट करता है V को। जब आप A को उल्टा करोगे तो ये V बन जाएगा। V से हमको याद हो जाएगा वैसोकंस्ट्रिक्शन। और ये B से याद हो जाएगा हमको P से हम लोग बोलेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। और ये C है तो C से कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इससे क्या होगा ना, ABC वर्ड जो रहेगा हम लोग, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जब एग्जाम में आएगा, मान के चलिए हम लोग भूल गए वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या था, उसके बाद क्या क्या होता है हम भूल गए, तो हमको इतना तो याद रहेगा ना ABC, फिर माइंड में तुरंत याद आ जाएगा। ए से हम लोग A को उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे V होता है तो V से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, B से P होता है तो P से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, C से कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। मतलब आप इजिली याद कर लोगे इसको। एग्जाम में भी आपको अगर रिकॉल करना है तो आप तुरंत रिकॉल कर लोगे। आप एक सेंटेंस भी बना सकते हो निमोनिक्स का। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, विक्की ने पढ़ाई छोड़ दिया। अगर ये सेंटेंस मुझे याद हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विक्की ने पढ़ाई छोड़ दिया, तो मैं इससे भी अपना आंसर आराम से याद कर सकता हूँ। जैसे विक्की का पहला लेटर है V, इससे हमको याद हो जाएगा वैसोकंस्ट्रिक्शन। पढ़ाई का पहला लेटर है P, इससे याद हो जाएगा प्लेटलेट ड्रग फॉर्मेशन। उसी तरह ये C, इससे हमको याद हो जाएगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो आपने देखा हम लोग किस तरह निमोनिक्स और शॉर्ट कोड को यूज़ करके एक हार्ड आंसर को बहुत आसानी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग 3 स्टेप्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। सेकेंड स्टेप था मेक योर ओन नोट्स। उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन्हीं क्वेश्चन का नोट्स खुद से बनाना है, पूरा अच्छे से प्रॉपर हैंड राइटिंग में और अरेंज करके अच्छा से। और थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था यूज़ निमोनिक्स और शॉर्ट कोड। अगर
कुछ आंसर को हमको याद करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो हम उसका निमोनिक्स और शॉर्टकट बना लेंगे। इससे क्या होगा ना कि हम एक दिन में ही अच्छा से प्रिपेयर कर लेंगे, कम से कम तो हम पास तो हो जाएंगे ईजिली। आज का इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ गाइज। आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा जिससे कि आपका फार्मेसी का पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।